15,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 30 डेज कितना हो गया? 15 डेज हो गया। आप 15 दिन बैंक के नौकर। वेलकम टू द बोबू वाला शो। मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे साथ आज संजय कथूरिया जुड़ गए हैं, क्योंकि बहुत बार आपने बहुत सारी मनी कॉन्वर्सेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करते देखा है। क्यों आप बोलते हो कि घर खरीदना नहीं चाहिए, रेंट करना चाहिए? डू रिमेंबर दैट बाइंग अ हाउस इज नॉट बाइंग एन एसेट। आपको घर खरीदना बिल्कुल खरीदे, कुछ रूल्स फॉलो करें। तो आपने जॉब चालू करी तो पहला फोन आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस वाले को करें। यू डोंट बाय इंश्योरेंस सो दैट यू कैन फॉल इल, यू बाय इंश्योरेंस सो दैट इफ यू फॉल इल यू डोंट गो बैक। अगर आपको फूड पॉइजनिंग होती है ना, 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाने वाली है, आपके 2 लाख रुपए उसके लिए भी कम पड़ेंगे। एजेंट का जो कमीशन है वो आपके अमाउंट का कई बार 40% और 50% भी हो। जो कट रहा है आपका कट रहा है। इससे बचने का एक तरीका बता देता हूं। मेरे डैड, उनके पास कुछ सरप्लस था तो उन्होंने एक पॉलिसी ले ली। आई वेंट टू द ब्रांच, आई केम टू नो कि वो पॉलिसी उनकी नहीं है। किसी ने बोला ये देख स्टॉक है ना 100 जाए, ठीक है जी, हमने होल्ड कर दिया। भाई वो 80 का शेयर 82 हुआ, 85 हुआ, 88 हुआ, 90 हुआ, 92 हुआ, 95 हुआ। मैं 100 का वेट कर रहा हूँ क्योंकि 100 तो ये तो 100 होने वाला है। 99 हुआ और यूटर्न मार के 0। मुझे किसी ने पूछा आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है? मेरे को क्वेश्चन आता है सर, व्हिच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड। नोबडी टिल डेट हैज आस्क्ड मी व्हिच इज द राइट म्यूचुअल फंड। भाई देखो, कुछ भी बोलो, मोदी जी की स्किन तो है बढ़िया, मतलब क्या ग्लो करते हैं वो। और इतना ट्रैवल करने के बाद, इतना बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी अगर गट हेल्थ ठीक रहता है तो मतलब डाइजेशन भी बढ़िया है। और इसके अलावा वो जो इतने बड़े बड़े फैसले लेते हैं, इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं इस एज पर, हार्ट हेल्थ भी सॉलिड ही होगा। शायद इसीलिए सबसे बड़े एडवोकेट है वो सीबकथॉर्न जूस के, क्योंकि इसके फायदे ही ऐसे हैं। गट हेल्थ इंप्रूव करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, स्किन को बेटर करता है और साथ ही साथ हार्ट हेल्थ में भी मदद करता है। आज ही लिफिंथिया सीबकथॉर्न जूस घर लाइए, जो कि लेह लद्दाख से सोर्स किया जाता है। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स की लिस्ट अगर आप एआई से भी पूछेंगे तो आपको बहुत अच्छी बताएगा। लिफिंथिया सीबकथॉर्न जूस आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से और लिफिंथिया की साइट से। वेलकम टू द बोबू वाला शो। मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम रिश्तों की बात करने वाले हैं। रिश्ते, भाई रिश्तों के आगे पैसों की क्या अहमियत है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि पैसे से भी एक रिश्ता है हमारा? पैसा ही तो है ना जो हमको बेल आउट कराता है जब हम कहीं प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। पैसा ही है जो हमारी खुशियों में हमारे काम आता है। पैसा ही है जो हम अपनी फैमिली के लिए यूज़ करते हैं, उनकी लाइफ को बेटर ईजियर बनाने के लिए। तो क्यों ना पैसे से एक रिश्ता निभाया जाए। और इस रिश्ते को बेहतर निभाने के लिए हमारे साथ आज संजय कथूरिया जुड़ गए हैं, जिनको हमने बहुत बार देखा है पैसे से यारी निभाने के टिप्स देते हुए। तो सर, वेलकम टू बोबू वाला शो। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे आज बहुत सीखने मिलने वाला है। हमारे व्यूअर्स को बहुत सीखने मिलने वाला है आज आपसे। विल ट्राई माय बेस्ट, डेफिनेटली। तो मुझे समझाइए कि आपकी इक्वेशन पैसे के साथ कैसे बदली। यू स्टार्टेड इन 2008 6 8। 6 में स्टार्ट कर दिया था, 8 में थोड़ा बेटर कर पाया क्योंकि 6 में मैं एमबीए कर रहा था। तो उस टाइम पे जब मैं इन्वेस्ट करता था वर्सेस 2008 में जब मैं कमाने लग गया इन्वेस्ट करना था, तो थोड़ा सा डिफरेंस था। बट 6 में मैंने इन्वेस्टमेंट चालू की थी। 6 में आप पढ़ रहे थे और साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट चालू कर दी तो ऐसा ये ज्ञान आपको कहाँ से मिला? मेरे पिताजी से। सो ही यूज्ड टू बी इन्वेस्टिंग इन द मार्केट सिंस 1980s। व्हेन ही वाज विद ओएनजीसी। हाँ, व्हेन ही वाज विद ओएनजीसी, तो पहले जॉब से ही उन्होंने स्टार्ट किया। और आई थिंक गुजरात की हवा थी बिकॉज हिज फर्स्ट असाइनमेंट वाज वडोदरा। तो बड़ौदा में जब थे तो वहाँ पे सब लोग स्टॉक मार्केट गुजरात में तो होता ही है। तो तब से पापा इन्वेस्ट कर रहे थे और जितना भी क्लरिकल काम होता था इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि अर्ली 90s में, लेट 90s में इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज है। जिस तरीके से आज ऐप पे आपका पट काम हो जाता है, वैसे नहीं होता था। कागज़ भरना पड़ता था, जाके जमा कराना पड़ता था। तो पापा ऑफिस होते थे तो मैं ये सब काम, क्लरिकल काम सारा मैं करता था। तो उस क्लरिकल काम से आपको क्वेश्चनिंग होती है माइंड में कि अच्छा ये क्यों मैं कर रहा हूँ, ये क्या है, ये हाँ क्यूरियोसिटी आती है। ये 40 रुपये का डिविडेंड क्या आया है, ये क्या 40 रुपये मैं बैंक में डालने जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं पूछता रहता था पापा से। तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने जहाँ उनका डीमैट अकाउंट था वहाँ बोला कि तुम जाके 15-20 दिन काम करो, देखो बैठो वहाँ पे। तो वो कोई मोतीलाल ओसवाल के एक सब ब्रोकर थे, तो वहाँ जाके बैठा, तो उनसे बड़ा सीखा मैंने, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी। तो बस इस तरीके से इन्वेस्टमेंट में घुस गया, फिर लगे। तो ये जो ऐप्स आ गई आपने भी जिक्र किया आजकल, मैं आई विल कम बैक टू योर स्टोरी, बट सिंस यू पॉइंटेड, अच्छी बात है बुरी बात है कि आपको हर 15 मिनट पे अपने स्टॉक के बारे में देखने को मिलता है और आप देख लेते हो और आप देखते भी रहते हो? आई थिंक बुरा भी है, अच्छा भी है। बुरा ज़्यादा हो गया है। क्या हो गया कि हमारे टाइम ना कंपलसरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो जाती थी। अगर मैंने कहीं किसी में निवेश किया है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो मुझे बहुत समय तक पता ही नहीं था मेरे पास वो मतलब था अकाउंट में। हर महीने एक फिजिकल अकाउंट स्टेटमेंट आता था जो मम्मी देना भूल जाती थी, या वो कहीं चिट्ठी वाले बॉक्स में ही 2-2 महीने तक पड़ा रहता था। और फिर उसके बाद कभी देख लिया, नहीं देखा। तो ऐसे 4-5 साल बाद मैंने अपना पहली बार फोलियो देखा था।
4-5 साल लगातार इन्वेस्टमेंट होने के बाद मैंने देखा अच्छा क्या हुआ। तो जब आपको पता ही नहीं होता आप ऐसे इस तरह से इन्वेस्ट करो, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ पीपीएफ अकाउंट का। पीपीएफ अकाउंट से मैं किसी से भी पूछ लूँ आज कि आपके पीपीएफ में कितना बैलेंस है, किसी को नहीं पता होगा। जो निकाल लिया वो पता होगा। हाँ, बट पीपीएफ में आप निकाल ही नहीं सकते 15 साल तक। तो क्योंकि आप 15 साल तक निकाल नहीं सकते तो आप सोचते ही नहीं उस पैसे के बारे में, बिकॉज दैट्स नॉट अवेलेबल टू यू। बट आज क्या हो गया, क्योंकि आप पैसा आज डालो अभी निकालो, आज डालो अभी निकालो, तो उस चक्कर में लोगों का जो पेशेंस है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है, वो कम हो गया है। हम भी आज ऐप्स यूज कर रहे हैं, पर हमारा पेशेंस नहीं रहा क्योंकि हमारी ओरिजिनल ट्रेनिंग उन ऐप्स पे नहीं थी। बट जिन बच्चों की ओरिजिनल ट्रेनिंग इन ऐप्स पे हो रही है, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है कि अपने आप को होल्ड कैसे करें, अपने आप पेशेंस कैसे बिल्ड करें। मार्केट 20% नीचे गिर गई, ट्रम्प बाबू ने आके कुछ बोल दिया रात को, फिर सुबह कुछ बोल दिया, फिर रात को कुछ बोल दिया, फिर सुबह आप मतलब उसके मूड के हिसाब से मार्केट स्विंग कर रही है, आप क्यों स्विंग कर रहे हो? आपका काम थोड़ी है वो करना। बट नहीं जी, आपको समझ नहीं आता, आपको दिखता है भी मैंने तो अच्छा होता क्या है, 50,000 रुपये डाले होते हैं, 3,000 रुपये स्टॉक नीचे चला जाता है या आपका पोर्टफोलियो नीचे चला जाता है, आप 3,000 फोन कर देते हो दोस्तों को, अरे भाई तेरे को पता है 3,000 का नुकसान हो गया मेरा ये। तुम यार काम पे लगो, धंधे पे लगो, अपना नौकरी करो, पैसे कमाओ, क्यों ये 2-3 हज़ार रुपए के लिए पढ़ रहे हो चक्कर में? अगर हम तुम्हें दिखा दें कि हमारा एक दिन में कितना लॉस हो जाता है कभी कभी, तो काफ़ी लोग तो आत्महत्या कर लेंगे उतने में। सो पॉइंट इज कि जब आप ऐप्स में ऐप्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक ही प्रॉब्लम है, पेशेंस जो है वो आपको रखना पड़ता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज ओनली एंड ओनली अबाउट पेशेंस। सो हाउ डू यू मेंटेन दैट पेशेंस? अभी आपने बोला कि एक दिन में अगर दिखा दूंगी कितना लॉस हो जाता है, तो वो कैसे आलोम विलोम करते हो, क्या करते हो, योगा करते हो? हाँ, वो तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एंड यू नीड अ मेडिटेटिव स्टेट। इट्स अ गेम ऑफ माइंड कंट्रोल, क्योंकि मन बहुत चंचल हो जाता है। अचानक से आपने मुनाफा कमा लिया तो आपको मन करता है मैं इसको रिकग्नाइज कर लूँ। थोड़ा नुकसान हो गया तो आपको मन करता है यार मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा, मेरे पैसे का नुकसान हो गया। अच्छा, बुरी बात क्या लगती है कि 3:30 बजे घंटी बजी, मार्केट्स बंद हो गई, आप बाहर आए, आपका परिवार आपके साथ है, बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड्स है, जो भी हो सकता है, मतलब कोई भी आपके पेरेंट्स है, एंड देयर यू आर नॉट एबल टू टॉक टू देम बिकॉज आपके माइंड में वो अभी भी वो 3:30 से पहले जो या तो आपका नुकसान हो गया है या जो गलत हो गया है वो आपके माइंड पे प्ले कर रहा है। तो वो ना आप कमा क्यों रहे हो? आप एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए कमा रहे हो, और वही कमाने के चक्कर में अब आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, रिश्ते ख़राब कर रहे हो, अपने फैमिली वालों से बात नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट प्रेजेंट विद देम, यू आर ईटिंग बट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट लॉस और दैट प्रॉफिट। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी अननेसेसरी। देखिए, मुझे लगता है ह्यूमन काइंड की सबसे बड़ी विन, या किसी भी ह्यूमन की सबसे बड़ी विन होती है प्रेजेंट में रहना। हमारे गुरु महाराज एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, जब मैं पानी पीता हूँ तो मैं पानी पीता हूँ। कितना सिंपल स्टेटमेंट है कि जब मैं पानी पीता हूँ तो मैं पानी पीता हूँ। मतलब आपको जब आप जो कर रहे हो, मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ, तो आई हैव टू बी इन दिस मोमेंट कंप्लीटली। मैं ये नहीं सोच सकता कि आज मेरे पोर्टफोलियो कितना बढ़ गया, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। आई एम इन दिस मोमेंट विद यू। तो वो मिस कर जाते हैं लोग जब वो पेशेंस नहीं रखते हैं। तो आपने सही कहा कि मेडिटेटिव आपको होना पड़ता है, यू हैव टू सेल्फ टॉक पॉजिटिव थिंग्स, एंड ऑलवेज रिमेंबर यू आर ओनली हियर टू डू द एफर्ट। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, तो आप रिजल्ट पे फोकस मत करो, एफर्ट पे फोकस करो, एंड देन लिव योर लाइफ इन ऑल फॉर्म्स वेरी वेरी वेल। बट कथुरिया सर, ये विजडम जो आप अभी जिस बारे में हम बात कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। और लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो 22 साल की उम्र में जब आपने स्टार्ट किया तब तो ये विजडम नहीं होगा आपके पास। नहीं, तो क्या आपको कोई इंस्टेंस याद है शुरुआती दिनों का कि जब आप बहुत डिसहार्टन हो गए या दिल टूट गया या कुछ बहुत ज़्यादा खुश हो गए किसी विन से? कुछ याद है? और कुछ ऐसी एडवाइस या विजडम आपको किसी ने दिया जो आज आप हमको दे रहे हो? देखिए, बहुत ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं। मतलब आज हम जो बात कर रहे हैं उसके पीछे 18-20 साल का एक इन्वेस्टमेंट की जर्नी रही है। मैसिव अप मूवमेंट्स, डाउन मूवमेंट्स रही हैं। मैंने SIP में इन्वेस्टमेंट चालू करी 2008 जनवरी में, और हमें तब पता भी नहीं था ये SIP क्या चिड़ियाघर नाम होता है। आज तो 10 साल के बच्चे को भी पता है SIP क्या होता है। सरप्राइजिंगली आज भी लोगों को SIP का क्लैरिटी से नहीं पता क्लैरिटी नहीं पता, पर उनको पता है SIP क्या होता है। मतलब म्यूचुअल फंड सही है, कि हर महीने कुछ पैसे कटते हैं और हम कुछ निवेश कर रहे हैं। हमें नहीं पता था, बट क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट का बैकग्राउंड था, मैंने पढ़ाई करी थी, तो मेरे को लॉजिक समझ आ गया। लॉजिक पावरफुल है यार, ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का लॉजिक है। तो मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया। अब 2008 में जब मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया, उसके बाद 8 महीने के अंदर निफ्टी 57% नीचे चला गया। मतलब 100 वाला निफ्टी 43 रह गया। ठीक है, तो उस टाइम पे बड़ा खराब लगा कि यार ये क्या है। मतलब हमने तो अभी पैसा डालना चालू किया और मार्केट इतनी बुरी तरह गिरी। फिर क्या है, अगर आप अच्छे रहते हो तो भगवान आपको निमित्त में के फॉर्म में कोई ना कोई भेजता है जो आपको इंटेलिजेंस देता है। तो हमारे वो ब्रोकर जो थे पापा के, उन्होंने, मेरे पापा ने उनको बोला कि यार ये थोड़ा सा संजय
हिल गया जरा बैठाओ। अच्छा पापा को आदत थी ये सब ऊपर नीचे देखने, उन्होंने हर्षद मेहता स्कैम देखा था, केतन पारिक स्कैम देखा था, 2000 का बबल देखा था, तो उनको आदत थी ये सब चीज़ों की। फॉर हिम इट वाज नो ब्रेनर। बट ठीक है, मैं नया था। अब पिताजी को भी ऐसे लगता है कि यार मेरी कितनी सुनेगा, जाके मैं किसी को बोलता, तो उनको बोला, तो उन्होंने मेरे को समझाया, साइकिल्स के बारे में समझाया, मार्केट साइकिल्स के बारे में समझाया, मार्केट्स कैसे ऑपरेट करती हूँ समझा, और बोला कि बेटा देखो तुम्हें ना 6-7 साल लगेंगे, जो मैं बात तुम्हें कह रहा हूँ ना उसको रियलाइज करने में 6-7 साल लग जाएंगे, क्योंकि इन 6-7 सालों में तुम एक नेगेटिव साइकिल देखोगे, एक पॉजिटिव साइकिल देखोगे, एक फ्लैट साइकिल देखोगे। जब तुम ये सारे साइकिल्स देख लोगे ना, तब जाके तुम एक रमे हुए इन्वेस्टर बनोगे। इट्स लाइक एक 6 ईयर ओल्ड बॉटल होती है अल्कोहल की, एक 12 साल की बॉटल होती है अल्कोहल की, तो ऑब्वियसली 12 साल वाली बॉटल जो होती है वो ज़्यादा मैच्योर होती है, इसलिए उसका प्राइस ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से जब आप इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक पूरा साइकिल आपको देखना पड़ता है। अगर आप 6-7 साल के साइकिल तक रह गए, अप्स डाउन्स क्रैश साइडवेज, तो भाई आप फिर वो कहते हैं ना, मतलब रेटोरिकली स्पीकिंग मर्द बन गए। तो अब आप मर्द बन गए, अब आप खेल सकते हो इस गेम को। पर होता क्या है, इतनी देर में तो टाइम फेस हो जाती है 99% लोगों की, वो गायब हो जाते हैं इतनी देर में। तो वो जो 1% बचते हैं फिर वो लॉन्ग टर्म में पैसा कमाते हैं। तो हमने भी वही कोशिश किया कि नहीं सोचा ज़्यादा मार्केट साइकिल्स के बारे में, एक्साइटमेंट हुई तो कोशिश किया अपने आप को कर्व करने का। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक कंपनी हुआ करती थी, नाम नहीं लूँगा, उसका स्टॉक हमने खरीदा 2006 में, 6 के आसपास। फिर मैं पढ़ने चला गया 2007 में डेनमार्क 2 महीनों के लिए। तो मैं जब वापस आया, तब डेनमार्क में मैंने ज़्यादा एक्सेस नहीं किया क्योंकि पढ़ाई चल रही थी। तो वापस आया मैं पढ़ के, तो मैंने देखा वो स्टॉक मैंने लिया था 34-35 रुपये का, और स्टॉक हो गया था 80 रुपये। और भाई तो कॉलर ऊपर, पूरे कॉलेज में क्या देखो भाई, डबल 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 इन्वेस्टमेंट। फिर क्या हुआ जी, किसी ने बोला ये देख स्टॉक है ना 100 जाएगा। ठीक है जी, हमने होल्ड कर लिया, कोई सेल नहीं गया, कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं हमने खरीदा क्या था। मेरे को तो मतलब कंपनी करती क्या थी वो तक नहीं पता था, पर ले लिया, किसी की टिप थी, ले लिया। वही जो स्टैंडर्ड मिस्टेक्स होती हैं भाई। वो 80 का शेयर 82 हुआ, 85 हुआ, 88 हुआ, 90 हुआ, 92 हुआ, 95 हुआ। मैं 100 का वेट कर रहा हूँ क्योंकि 100 तो ये तो 100 होने वाला है। 99 हुआ और यूटर्न मार के 0 हो गया। 99 हुआ और यूटर्न मार के 0 हो गया। मेरा 3 गुना पैसा बन चुका था, पर वो 1 रुपए के लालच ने मुझे मार दिया। तो आपने पूछा ना ऐसे क्या किस्से हुए जीवन में, बहुत ऐसे किस्से हुए। कोई किसी ने कभी धो दिया, किसी ने कभी धो दिया, किसी ने कभी बहुत अच्छा रिटर्न्स दे दिया। लाइफ इज अ सम टोटल ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स। बट लेट मी टेल यू, इन वेल्थ बिल्डिंग एज एन एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि कोई भी मार्केट को ना टाइम कर सकता है। और ये बातें ना आपको थोड़ा बाद में समझ आती है, पहले आपको लगता है वॉरेन बफेट कुछ भी बोलते हैं यार, है ना, वो ठीक है, वो उनके टाइम पे चलता था। मैं आया हूँ, देखो मैं एफएनओ करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, देखो मैं क्या 30 पैसा कमाता मैं ही हूँ। वॉरेन बफेट। हाँ, मैं उसका बाप हूँ, वो क्या है वो ठीक होगा, 80 साल से कमा रहा है, मैं आया हूँ, मैं ही नया हूँ, देखो। बट ऑल ऑफ यू रियलाइज, बहुत जल्दी मार्केट आपको थप्पड़ मार के रियलाइज करा देती है, बेटा तुम उन्हीं की सुन लो तो काम जिंदगी का अच्छा चलेगा। तो दैट्स व्हाट वी डिड, वी लिसन टू हिम, आई रेड हिज बुक्स, रेड अ लॉट ऑफ गुड इन्वेस्टर्स बुक्स, इंटरव्यूज थोड़े देखता था CNBC पे, तो समझ आ गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का प्ले क्या होता है। और आज उन्हीं की बात करता हूँ। और मज़ेदार बात अभिषेक जी क्या है कि वॉरेन बफेट के आज तक जितने 1960 से लेके अभी तक क्या लेटर्स पढ़ो, वो हर साल एक लेटर लिखते हैं शेयर होल्डर्स को, बड़ा फेमस होता है जी। और उसमें से बहुत सारे कोट्स जो हैं बड़े फेमस हुए हैं। बहुत कोट्स हैं, जैसे देयर आर 2 रूल्स टू इन्वेस्टमेंट इन मार्केट, रूल नंबर 1 इज डोंट लूज मनी, रूल नंबर 2 इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। अगर आप उनके ये सारे अच्छे अच्छे कोट्स पढ़ो जो काफ़ी फेमस हैं, उनमें से किसी में भी वो स्टॉक पिकिंग की बात नहीं कर रहे, किसी में भी रिटर्न्स की बात नहीं कर रहे, सब में साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। एक आदमी जो इतनी वेल्थ कंपाउंड करता है, जिसके पास आज $350 बिलियन कैश में पड़ा है। हम बड़ी बड़ी कंट्रीज की वो जीडीपी नहीं होती जितना उनके पास बैंक अकाउंट में रखा हुआ। हमारे पड़ोस में नहीं है। हाँ, पड़ोस वाला तो क्या ही बोले, उसका माइनस में है उतना। तो पॉइंट ये है कि उसके बावजूद वो आपको ये नहीं सिखा रहे कि स्टॉक पिकिंग कैसे करनी है, उसको आपको साइकोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं आपकी। तो इससे क्या समझ आता है कि इन्वेस्टमेंट इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी, मनी इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी, इट इज नॉट अ गेम ऑफ नंबर्स ओनली। डेफिनेटली मैथमेटिक्स तो एडअप होना चाहिए, बट एक साइकोलॉजी जो है ना पैसे के पीछे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि पैसा बना तो बहुत लेते हैं पर बचा बिल्कुल नहीं पाते, और ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो पैसे कम बनाते पर बचा बहुत पाते हैं। तो इट इज कंप्लीटली अ गेम ऑफ साइकोलॉजी एंड वॉरेन बफेट्स एवरी लेटर, एवरी कोट प्रूव्स दैट। यही मैं आपसे पूछना चाहता था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। समबडी इज ऑन अ सैलरी ऑफ 24 lakhs per annum या 40 lakhs per annum, लेकिन जब उनसे बात करो तो दे आर ऑलमोस्ट ब्रोक। तो ये कैसे होता है? महीना खत्म नहीं कर पाते वो, महीना नहीं खत्म कर महीना पाते, नहीं कभी खत्म भी 25 तारीख को फोन आ जाता है। देखिए इट इज
वो कहते हैं ना कि द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी इज टू लुक रिच। अगर आप, ये लोग क्या करते हैं, जो लोग पैसा कमाने लग जाते हैं ना, उनको लगता है कि यार अब मेरे को ना दुनिया को दिखाने का टाइम आ गया है कि मेरे पास मर्सिडीज़ है, मेरे पास लुई विटॉन का बैग है, बेल्ट है, या फिर मैं वेकेशंस महंगी जगहों पे करता हूँ। अब तो मत करना भाई, अब तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ भी आपको पकड़ेंगी वेकेशन पे। हाँ, वेकेशन पे पकड़ लेंगे वो अब आपको, तो ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आपका इनकम टैक्स का रिटर्न 7 लाख का जा रहा है और आप जाके बता रहे हो मैं बिजनेस क्लास में, एमिरेट्स के बिजनेस क्लास में यूरोप घूमने गया हूँ, अगले दिन नोटिस घर पे आएगा भाई 1 अप्रैल 2026 से बहुत कुछ चेंज हो गया है। सो कमिंग बैक, सो दीज पीपल व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू शो ऑफ देयर वेल्थ, एंड वेल्थ इज नेवर शोन ऑफ, ओनली डेट इज शोन ऑफ। सिर्फ उधार जो है दिखता है। अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो उस पर उधार है, ठीक है। अगर आपका एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है तो उस पर उधार है। अगर आपके पास एक महंगा आईफोन है, अगर जो आप यंग हो और आप अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो उधार है। अगर आप बड़ा घर ले रहे हो तो वो उधार है। तो जो दिख रहा है ना समाज को, वो उधार है। पर हमारा समाज रिवॉर्ड भी उसी चीज़ को करता है, लोग पसंद भी यही करते हैं। पहला नौकरी लगी, तनख्वाह लगी तो बोले, घर वाले बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं बेटा एक काम करो घर ले लो, ठीक है, पहली तनख्वाह से ही उधार में आ जाएंगे। सो व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, तो आप कैसे वेल्थ को बनाओगे, कैसे पैसा बचाओगे? तो आपको सबसे पहले अपने फ्यूचर के लिए पे करना है। मतलब अगर आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो आप ये सोचो आप 45 कमा रहे हो, 5 मत सोचो ना, सोचो नहीं है। जब आप सोच ही लोगे कि 5,000 नहीं है तो आप यही सोचो कि 45,000 की तनख्वाह, तो 5,000 साइड में चला जाता है। अब जब वो साइड में चला जाता है, धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड होती है। कन्वेंशनल विजडम जो हमारे पेरेंट्स यूज करते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे ज़्यादा, तो वही विजडम आज भी चलती है। पर वो विजडम हम भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को दुनिया को दिखाना है, इंस्टाग्राम आ गया, ये आ गया है। स्टोरी में कहता हूँ हमेशा 24 घंटे चलेगी, EMI 24 महीने चलेगी। हाँ, मैंने देखा। तो आप क्यों इसके चीज़ों के पीछे पड़े हो? डोंट ट्राई टू शो ऑफ, लिव अ सिंपल लाइफ, हम्बल लाइफ। हाँ, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो डेफिनेटली लो, उसको प्लान करो अच्छे से और अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। बट हर जन की खुशी आपकी खुशी नहीं हो सकती। मनी कॉन्वर्जेशन, यू आर वेरी लकी कि आपके फादर स्टॉक्स में डील करते थे, वो अवेयर थे, और वो शायद मनी कॉन्वर्जेशन उन्होंने आपसे की है और अपने ब्रोकर से भी आपकी बात करी, जैसा आपने कहा। मनी कॉन्वर्जेशन हमारे घरों में नहीं होती। लाइक आई हैव नेवर हैड अ मनी कॉन्वर्जेशन विद माई रियल मनी कॉन्वर्जेशन विद माई डैड। माई डैड ऑलवेज यूज टू टेल मी कि मैं अगर कोई प्रॉब्लम लेके उनके पास जाता हूँ, कहते हो जाएगा। आई नेवर गॉट टू नो हाउ ही डिड इट और हाउ ही मैनेज्ड। तो वो हम इसको बोस्ट भी करते हैं कि अरे हमारे पापा ने तो कोई पता ही नहीं लगने दिया कि उनके पास पैसे नहीं थे। कितना सही है ये और कितना गलत है? देखिए, काफ़ी चीज़ें जो हमारे पास्ट में हमारे पेरेंट्स ने करी हैं, उसके कुछ रीजंस भी हो सकते हैं। तो मैं बिल्कुल किसी भी चीज़ को आज के सिचुएशन पे खारिज करने का वो नहीं रखता। बट मेरे को ये ज़रूर पता है कि अगर जिस तरह डिनर टेबल की हैबिट्स आपकी हेल्थ को डिफाइन करती हैं, वैसे ही डिनर टेबल की कॉन्वर्सेशंस आपकी वेल्थ को डिफाइन करती हैं। तो अगर आपकी डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस ये हैं, स्कार्सिटी के ऊपर है, ठीक है, कि जितना चादर उतने पैर, या फिर पैसे पेड़ पे नहीं लगते, इस महीने ये नहीं हो पाएगा, हमें तो प्योर बजट करना पड़ेगा, हम बहुत दिक्कत में हैं, तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट आपका स्कार्सिटी का बनता है। पर अगर आपके कॉन्वर्सेशंस अबंडेंस के हैं, जहाँ बात हो रही है कि हम अगर यहाँ पैसे लगाएंगे तो इतने पैसे रिटर्न्स में बन सकते हैं, हम अगले 6 महीने में प्लान करके एक ट्रिप कर सकते हैं, तो अगर कॉन्वर्सेशंस अबंडेंस के अराउंड हुए, प्लानिंग के अराउंड होंगे, मनी के अराउंड होंगे, तो ऑब्वियसली आपका वेल्थ का व्यू पॉइंट बदलेगा। और जैन कम्युनिटी या फिर मारवाड़ी कम्युनिटी या बनिया कम्युनिटी में हमने ये नोटिस किया भी है कि जहाँ बच्चों को बहुत जल्दी पैसों से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, और ऑब्वियसली उनके हमने सक्सेस रेट्स देखे हैं, चाहे वो बिजनेस के हों, बेटर है, मच बेटर है। हम तो मजाक में कहते हैं कि अगर ये कम्युनिटी ना होती तो शायद एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ना होता हमारे देश में, क्योंकि आज 80% प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो आप देखेंगे या तो कोई गुप्ता है या कोई अग्रवाल है या कोई जैन है, तो आप इसी समाज में से देखेंगे। एंड दैट इज बिकॉज दे हैड दोज काइंड ऑफ मनी कॉन्वर्सेशंस विद देयर पेरेंट्स। तो ये आज के दिन में, चलो मैं कहता हूँ पास्ट में हुआ नहीं हुआ वो तो हम सबके कंट्रोल में नहीं है, बट आज के दिन ये कॉन्वर्सेशंस करना कंपेरेटिवली ईजी है। बच्चे भी थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, वो दे हैव एक्सेस टू ऑल दीज काइंड ऑफ यू नो पॉडकास्ट, बुक्स, वेरी ईजीली अवेलेबल, दे कैन लिसन टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो आज ये कॉन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल तो हमें पढ़ाना नहीं है भाई, ये सब स्कूल ने तो कभी नहीं समझाया। स्कूल ने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दिया, पर कभी समझाया नहीं है काम कैसे करता है, जीवन में कैसे काम आएगा। आपको लगता है ऐसा कोई चैप्टर होना चाहिए था फाइनेंशियल लिटरेसी का स्कूल में? बिल्कुल होना चाहिए। क्या आप NCERT से, CBSE से अपील करेंगे? बिल्कुल, हाथ जोड़ के करूँगा कि जितना जल्दी हो सके बच्चों को सिखाओ।
राइट फ्रॉम द एज ऑफ 6 उनको पैसे के बारे में सिखाना चालू कर दो. मनी इज अ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, ये सिखाना चालू कर दो. पैसा देना लेना कैसे होता है वो चालू कर दो. नोट में किसकी फोटो है वो बता दो. नोट होता क्या है वो बता दो. 500 का नोट क्या होता है. ये सब बेसिक चीज़ें तो बताना चालू करो. फिर वो थोड़ा बड़ा होगा तो बजटिंग के बारे में बात करो. आज हम क्या देखते हैं, सारे पेरेंट्स जाएंगे बच्चों के साथ हैमलीज में या कोई बड़े शॉप में, बच्चा पैपा पीपी करेगा तो वो जाके खरीद देंगे. आप बजटिंग नहीं करवा रहे उनसे कि नहीं भाई काम करते हैं, ये तुम्हें 500 रुपये दे रहा हूँ और इसी में अब तुम्हारे को अपना महीना चलाना है. फिर आप गए स्टोर में, उसका मन करेगा, वो रोकेगा अपने आप को क्योंकि थे ही उसके पास 500 रुपये. जब 500 ही होंगे तो वो खरीद ही नहीं पाएगा. सो आप जब तक इन तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालेंगे, बजटिंग नहीं डालेंगे, आरओआई की बातें नहीं करेंगे, तब तक बच्चा नहीं डेवलप कर पाएगा. और अचानक से अब आप सोचिए कि 22 साल तक आपने कोई चर्चा नहीं करी उसके साथ, अब उसके हाथ में आ गई तनख्वाह, तो उसको तो पता है कि उसका करना क्या है ना. उसकी क्या गलती है अकेले की. उसके पास 22 साल बाद जब उसका पूरा बचपन निकल गया, जवानी निकल गई पढ़ते पढ़ते, अब अचानक से उसने अच्छी मेहनत करी, सब किया, 50,000 की नौकरी भी लग गई, पहला अकाउंट में 50,000 रुपये, उसको नहीं पता क्या करना है. किसकी गलती है ये. तो सिस्टम में अगर नहीं है फाइनेंस, तो आज एज अ पेरेंट आपको फाइनेंस अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए. और सिस्टम में आ जाए तो मेरे से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी शायद. पहली मनी कॉन्वर्जेशन आपने अपने डैड के साथ किस एज में की थी और क्या थी वो कॉन्वर्जेशन? मेरे को ऐसे डिस्टिंक्टली याद नहीं होगा, बट आई थिंक इट वुड बी समवेयर अराउंड ईयर 2000 व्हेन आई डिड माय स्टार्ट माय इंजीनियरिंग. 2002. क्योंकि 2002 में ना मैंने थोड़ी बहुत कमाई भी करनी चालू कर दी थी. कैसे? मैं सिखाता था, पढ़ाता रहता था, मैथ्स पढ़ा देता था, संगीत पढ़ा देता था, कोई भी जो भी चीज़. आप संगीत सीखे? हाँ, मैं संगीत सिखाऊँ तो वो मैंने पढ़ाया. ये इससे निकलिए मत, थोड़ा सा बताइए इस बारे में. मुझे कुछ शौक थे किए पूरे. उस टाइम बॉम्बे में थे तो थिएटर किया, पृथ्वी थिएटर में किया, संगीत महाभारती से संगीत सीखा, पियानो सीखा. तो मैं रादर आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी. विशारद किया संगीत? विशारद तो नहीं की, बस हमने 2 साल 3 साल सीखा. तो वो क्लासिकल संगीत था, वो सीखा और उसके बाद छोड़ दिया. उसके बाद थिएटर किया थोड़ा और फिर एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान चला गया, तो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा चले गए. ये कैसे होता है, थिएटर करके वापस एजुकेशन में कैसे ध्यान जाता है? हमारा तो नहीं है वापस एजुकेशन में ध्यान. देखिए उस टाइम कोई जरिया नहीं था ना. और आज देखिए कितना इजी हो गया चीज़ें. आपका मन है थिएटर में करने का तो इतने एवेन्यूज, आप यूट्यूब पे अपनी वीडियो बनाओ, अपलोड करो, कोई ना कोई आपको स्पॉट कर लेगा. हम देखते हैं कोई ट्रेन में अच्छा कट 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 कर बजा के गा लेता है तो उसको सोनू निगम जैसे लोग बुला लेते हैं और अपने साथ गाता गाता गवाते हैं. सो टुडे टैलेंट कैन बी डिस्कवर्ड वेरी इजीली. दैट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट. कहाँ था वो मोनोपलीज होती थी जहाँ पे आप टैलेंट डिस्कवर करोगे. या तो फिर आप तय कर लो मेरी ये जर्नी है या ये जर्नी. अब एक मिडिल क्लास परिवार जहाँ पे फादर गवर्नमेंट सर्विस में है, मदर हाउसवाइफ है, मेरा यंगर ब्रदर को सुनने का प्रॉब्लम है, तो हु वुड टेक रिस्क एट दैट टाइम? नोबडी. एंड हम नहीं ले पाए रिस्क, तो ठीक है हमने फिर एजुकेशन को फोकस किया. एजुकेशन हैज़ रिवॉर्डेड मी रीजनेबली वेल आई थिंक. और आज जो मैं हूँ मेरी एजुकेशन के बदौलत हूँ. तो आई वुड से कि वो मैंने ठीक ही डिसीजन लिया. शायद अगर उधर करते होता नहीं होता, आई डोंट नो. आई कांट लिव 2 लाइव्स टुगेदर. बट आई थिंक यू गॉट सम गिफ्ट ऑफ गैब. आप अच्छा बोलते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, आपको लोग मिलते हैं. शायद आपको लगता है कि थिएटर थोड़ा मदद किया? बिल्कुल, क्योंकि खोल तो देता है थिएटर आदमी को. बिल्कुल किया. संगीत ने भी किया, थिएटर ने भी किया. संगीत ने मॉड्यूलेशंस दी वॉइस को और थिएटर ने लोगों के सामने बोलने में जो भय होता है, डर होता है, वो सब हटा दिया. और पृथ्वी थिएटर में क्या होता है, वहाँ पे ना बड़ा मज़ा आता था. तब समर टाइम एट पृथ्वी होता था जब मैं छोटा था, 90s में, मिड 90s में. एंड फ्रॉम 1st of April देयर यूज्ड टू बी बैचेस कि कुछ ना कुछ आप सीखते हैं. तो जो फर्स्ट चीज़ मैंने सीखी थी वो थी माइम. मतलब बिना बोले एक्टिंग करना. तो उसमें तो आपको एक्टिंग ही करनी है, आपको आवाज़ नहीं निकलेगी. सेकंड जो मेरे को करना पड़ा वो था प्रोडक्शन वर्कशॉप, जहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर फुल 360 डिग्रीज एक्टिंग करनी है, बॉडी से, आंखों से, आवाज़ से, सब कुछ करना है. फिर थर्ड मैं प्रोडक्शन वर्कशॉप करते 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 2 प्लेस किए, 50 शो किए, एनसीपी में परफॉर्म किया. फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया. तो अब असिस्टेंट डायरेक्टर बनते तो आपको रियलाइज होता है स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, स्टेज के लिए, प्योर स्टेज. तो स्टेज इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपके पास माइक नहीं होता लटका हुआ, आपको जोर से चिल्लाना है, आपको उसमें इमोशन भी डालना है, आपको डायलॉग नहीं भूलना है. आपके सामने वाला का डायलॉग भूल गया तो आपको उस पर रिएक्ट कैसे करना है, इम्प्रोवाइज कैसे करना है कि तू तो ये बोलना चाहता था ना. तो मतलब समथिंग लाइक दैट. Yeah, so it really worked. It really helped me a lot. Have you ever spoken about this on a podcast? Very rarely because that's very personal. एक दो बार बात हुई है बट इतना डीप में जैसे अभी आपके साथ कर रहा हूँ वैसे कभी नहीं हुआ. Because this was a very short phase of my life. In theatre, I was there from 5th to 10th standard. Only 5 साल. But then 50 plays is a number. Yeah, 50 shows actually. 50 shows 2 is plays. a number. 2 plays, okay. 2 plays and 50 shows was what I did because summers मैं पूरा टाइम उधर ही होता था. So there was no other place for me to go. मैं तो गया, summer vacation चालू तो I was at Prithvi Theatre.
फॉर 5 years कंसेक्यूटिवली। फिर 10th के बाद उनका वो जो सिस्टम होता है लिटिल पृथ्वी प्लेयर्स का, LLP कहते हैं उसको, वो बंद हो जाता है। देन यू हैव टू जॉइन अ क्रू। तो एक एकजुट करके वहाँ पे बहुत फेमस क्रू है राज बब्बर जी की वाइफ का, नादिरा बब्बर जी का। तो दे हैड सिलेक्टेड मी बिकॉज वो वहीं से सिलेक्ट करते थे। बट वही था, एज आई सेड, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कंपैरेटिवली काफ़ी कम थी हमारी। तो 11th-12th फिर मेरे को पढ़ाई करनी हुई फॉर थिंग्स तो फादर साहब से जो बात हुई वो कब हुई, किस बात पे हुई, कुछ याद है? आई थिंक वेरी फर्स्ट। Why I ask this question because this is also a cue for people कि कैसे बात शुरू कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर नहीं किया अभी तक मनी कॉन्वर्सेशन घर पर तो पहले जो आपके शेयर्स होते थे ना, वो डीमैट फॉर्म में नहीं होते थे, वो ना पूरा प्रॉपर पेपर होता था। तो जिन घरों में 1980 से इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, उन हर घरों में एक अटैची है, और उस अटैची में बहुत सारे ऐसे खुलती जो हाँ कटक करके खुलता है, और उसके अंदर से जो है आपका बहुत सारे सर्टिफिकेट्स निकलते हैं। ये वो कंपनीज थी जो BSE में लिस्ट हो गई, बाद में डूब गई। तो ऐसे नहीं, बहुत चली भी, जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस के भी पहले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते थे। बाद में एक कॉन्सेप्ट आया डीमटेरियलाइजेशन का, जिसे आजकल डीमैट अकाउंट कहा जाता है। तो डीमैट हुआ, फिर उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज थे जो डूब गई, पापा ने शेयर खरीदा, कंपनी डूब गई। तो ऐसे वो आज भी पड़े हुए हैं हमारे पास बहुत सारे। तो वो मैं पूछता ये क्या चीज़ है लेके आप हम घूम रहे घर में, क्यों पड़े हुए हैं? फिर these are lessons, these are life hard life lessons। इनके पैसे गए हैं पीछे इनके। देन यू हैव जैसे मैंने बताया डिविडेंड चेक्स थे, फिर आप शेयर ट्रांसफर करना होता था, तो उसके लिए आपको पूरा फोलियो भरना पड़ता था। आज शेयर बेचा है तो आपको फटाफट जाकर डिलीवरी करवानी पड़ती थी उसकी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने की। तो इंक्विजिटिवनेस थी, पूछा पापा से ये क्या होता है क्या नहीं होता है। 2006 में जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई एंड आई स्टार्टेड मेकिंग सम मनी इन बिटवीन माय इंजीनियरिंग एंड MBA। मैं IMS में टीचर था, पढ़ाता था, 300 रुपये घंटे मिलता था मुझे। तो टाइम फ्री था, तो बढ़िया पैसा कमाया, उसमें 25-30 हज़ार रुपये महीना कमा लेता था। अब वो चेक आया अकाउंट में, तो डालना है, अब इसका क्या करना है, तो बेटा पहले PPF का अकाउंट खोलते हैं। तो मेरा PPF अकाउंट खोला 2006 में। सो लोगों का आज तक, मेरे काफ़ी जो साथ में उम्र वाले हैं 40s में, उनका PPF अकाउंट नहीं है। मतलब भाई मेरा तो एक बार एक्सटेंशन भी लग चुका है, वो भी कंप्लीट हो गया है। सो PPF खोला, उसके बाद डीमैट अकाउंट खोला, तो वो मेरे ब्रोकर जो थे उन्होंने हेल्प करी। तो ये सब हुआ, और कॉन्वर्सेशन, मतलब एज आई सेड आई डोंट रिमेंबर इट डिस्टिंक्टली कि क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी, बट इसी के अराउंड हुआ। तो उन्होंने मेरे को सिखाना चालू कर दिया कि ये इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये करनी होती हैं, आप पैसा इस तरीके से डालते हो। अच्छा, फिर क्या हुआ, MBA फाइनेंस हो गई। अब जब MBA फाइनेंस करोगे तो ऑब्वियसली फिर तो ये सब पार्ट अपने आप ही आ जाता है, पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। एक बात आप बार बार बोलते हो और बार बार आपसे पूछी जाती है, आप बोर ना हो जाओ इस सवाल से, लेकिन फिर भी मैं पूछ ही लेता हूँ। क्यों आप बोलते हो कि घर खरीदना नहीं चाहिए, रेंट करना चाहिए? देखिए ना, अभिषेक जी, अभी तक मैं 300 पॉडकास्ट दे चुका हूँ। तो 300 बार ये क्वेश्चन तो मेरे को आया है। और काफ़ी टाइम क्या होता है, लोग है ना गलत क्लिप काट के डाल देते हैं, आधी क्लिप काट के डाल देते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काट डालते हैं। तो मैं अब वापस आपके जो सौजन्य से आपके हम इसकी episode पूरी पे- क्लिप चलाएंगे। हाँ, आप इसकी पूरी क्लिप चलाना प्लीज़, ठीक है? तो मैं ये कहता हूँ कि घर खरीदना जो एक डिसीजन है, इट इज़ अ डिसीजन लाइक यू आर बाइंग अ कार, यू आर बाइंग एन एक्सपेंसिव वॉच, यू आर बाइंग अ हैंड बैग। जब आप कोई एक्सपेंसिव परचेज करते हो, तो आप ये सोचते हो कि कल को अगर कुछ हुआ तो मैं इसको बेच दूंगा। बस एक सवाल का जवाब चाहिए, आप नहीं सोचते हो। तो घर लेते हुए क्यों सोचते हो? इट इज़ एन एक्सपेंसिव परचेज। अब एक्सपेंसिव परचेज का रूल बड़ा सिंपल है कि आप उसे अफोर्ड कर सको। आप उसे अफोर्ड कर सको तो ले लो। काफ़ी, मैं जानता हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, वो 3-3 लाख रुपए के बैग ले लेती है इतने से, लुई वुइटन के। तो ठीक है, वो अफोर्ड कर सकती है तो ले लेती है। अब कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाए हैं और उसको ले लें और उसके बाद स्ट्रगल करें लाइफ में, ये तो फेयर नहीं है। आप थोड़ा हल्का बैग ले लो। तो मैं ये कहता हूँ, आपको घर लेना है, जब लेना है ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वेरी पर्सनल डिसीजन है। मुझसे पूछोगे, मैं अपना फ्रेमवर्क भी बता दूंगा उसमें। बट डू रिमेंबर दैट बाइंग अ हाउस इज नॉट बाइंग एन एसेट, बिकॉज आप उस घर को नहीं बेचने वाले। बड़े हो कुछ भी बोलो, मोदी जी की स्किन तो है बढ़िया, मतलब क्या ग्लो करते हैं वो। और इतना ट्रैवल करने के बाद, इतना बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी अगर गट हेल्थ ठीक रहता है तो मतलब डाइजेशन भी बढ़िया है। और इसके अलावा वो जो इतने बड़े बड़े फैसले लेते हैं, इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं इस एज पर, हार्ट हेल्थ भी सॉलिड ही होगा। शायद इसीलिए सबसे बड़े एडवोकेट है वो सीबकथॉर्न जूस के, क्योंकि इसके फ़ायदे ही ऐसे हैं। गट हेल्थ इंप्रूव करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, स्किन को बेटर करता है, और साथ ही साथ हार्ट हेल्थ में भी मदद करता है। आज ही लिफिंथिया सीबकथॉर्न जूस घर लाइए, जो कि लेह लद्दाख से सोर्स किया जाता है। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स की लिस्ट अगर आप AI से भी पूछेंगे तो आपको बहुत अच्छी बताएगा। लिफिंथिया सीबकथॉर्न जूस आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से और लिफिंथिया की साइट से। तो ये एसेट नहीं है, क्योंकि लेट्स से आपने 2 करोड़ का घर खरीदा,
इमोशनल एसेट है। इमोशनल एसेट है, बट आप ये नहीं कर सकते कि कल को मेरे को पैसे चाहिए तो मैं कोई अपना बाथरूम बेडरूम बेच दूंगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको घर पूरा बेचना पड़ेगा, और बेच के अगर आप उसमें से कुछ निकाल पाए तो वो आपका एसेट है। नहीं तो क्या होता है, आपने 2 बेडरूम लिया, 10 साल बाद आपकी इनकम बढ़ी, फैमिली बढ़ी, तो आपने क्या किया, 2 बेचा, 3 ले लिया, तो वो एसेट कहाँ का हुआ फिर? दैट इज वाई वी कॉल हाउस एज अ रिप्लेसमेंट एसेट। इट्स अ कंप्लीटली रिप्लेसमेंट। हाँ, जैसे यूके में एक बड़ा अच्छा लॉ है, मैं आपको बताता हूँ। यूके में लॉ ये है कि जब तक आप प्राइमरी रेजिडेंस पे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक 2 बेडरूम का घर खरीदा, उसको बेचा, एक 3 बेडरूम का घर खरीदा, वो आपका प्राइमरी रेजिडेंस है। फिर उसके बाद 4 बेडरूम का खरीदा, फिर 5 का खरीद लिया, फिर 6 का खरीद लिया। जब तक आप एक घर को फ्लिप करते जा रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए, तब तक आपको टैक्स ही नहीं देना जो भी प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि सरकार ये समझती है भाई कि इसने अपनी नीड्स के हिसाब से, या तो लोकेशन बदली होगी, पहले वो दूर रहता होगा लंदन से, अब लंदन के पास रहता है क्योंकि पैसे बन गए हैं। पहले इसकी फैमिली में ये अकेला था, अब इसकी शादी हो गई, फिर 2 बच्चे हो गए, फिर बच्चों के भी बच्चे हो गए, तो भाई उस चक्कर में इसने कर दिया। अब क्या होता है, 60 की उम्र के बाद व्यक्ति वहां पे, अब उसकी इनकम नहीं है कुछ खास, तो वो सोचता है अब मेरा घर बहुत बड़ा हो गया, 3 मिलियन पाउंड का हो गया है, मैं काम करता हूँ, ये बेचता हूँ और 1 मिलियन पाउंड का वापस गाँव में ले लेता हूँ, तो 2 मिलियन पाउंड मेरे पास बचेगा। वो आपका इक्विटी है। तब तक आपका होम से कोई पैसा निकलेगा नहीं बाहर, वो घूमता रहेगा, क्योंकि आपके घर वाले भी अलाउ नहीं करेंगे कि घर बेच के बेटा तू कैश लेके तू एसआईपी कर दे या म्यूचुअल फंड में डाल दे, तो कोई भी अलाउ नहीं करेगा। सो कमिंग बैक, आपको घर खरीदना है, बिल्कुल खरीदिए, कुछ रूल्स फॉलो कर लीजिए। पहला रूल फॉलो करिए कि डेजिग्नेट इट इन द राइट क्वाड्रेंट ऑफ मनी। 4 क्वाड्रेंट होते हैं पैसे के, एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंस, एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी। इनकम होती है कमाई, एक्सपेंस होता है खर्चा, एसेट होता है कोई ऐसी चीज जो आपके लिए या तो ग्रोथ लेके आए या आपको कंसिस्टेंटली पैसा दे, और लायबिलिटी होता है जो आपके जेब से पैसा ले। तो आप लायबिलिटी में कितने? ना, मैं इसको एक्सपेंस में गिनता हूं पहले तो, क्योंकि इसकी ईएमआई आपको भरनी है। ठीक है। इसके ईएमआई के साथ साथ देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। फॉर एग्जांपल, आपने एक बढ़िया सा गुड़गांव में घर लिया, 2 बेडरूम, 1.5 करोड़ का पड़ा। आपने बोला जी 50 लाख मैं डालता हूँ, 1 करोड़ में लोन ले लेता हूँ। 1 करोड़ की आपकी ईएमआई बनी 80,000 रुपीज, गिव और टेक। वेरी गुड। अब आप घर के अंदर घुसो तो आपको 6,000 की मेंटेनेंस देनी है। अब वो 80 हो गया, 86, 6,000 हर महीने। 6,000 महीने देनी है। आप देख लीजिए, कोई भी सोसाइटी देख लीजिए आज गुड़गांव में, नोएडा में, 2 बेडरूम 3 बेडरूम, 4 से लेकर 6,000 रुपये आपका मेंटेनेंस जाता ही जाता है। फिर जी आपको बिजली का बिल देना है, महंगा वाला सोफा भी तो लाएंगे पहले, वो अलग है, वो भी तो लाएंगे, उसकी भी किस्त हो जाएगी, क्योंकि आज तो जेब में है ही नहीं पैसे। रेंटो मोजो। तो 15 लाख रुपए का हम फर्नीचर करेंगे घर के अंदर? नहीं, वो रेंट करेंगे। रेंट करेंगे, वो भी आपका 8-10 हज़ार रुपए तो मिनिमम पड़ेगा आपका रेंट। तो आपने ये कर लिया। उसके बाद मेड आ गई, उसका एक्सपेंस आ गया, भाई जो तो चलना ही चलना है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया। अच्छा, आपका घर है जी, कल को मजा आ गया, वो यहाँ से कुछ खराब हो गया तो उधर कुछ करना है, वो दरवाजा हल्का सा घिस गया तो उसको कुछ करना है, वो एक बल्ब निकल के बाहर आ गया, अब नया बल्ब कुछ चलता रहेगा। तो उसके लिए भी आप 2,000 रुपए, 1,500 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना का एक बजट रख लेते हो कि चलो ठीक है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का एक बजट है। तो भाई आपका तो घर अब 1 लाख रुपए का हो गया ना। आपने सोचा था 80,000 का खर्चा होगा, अब आपका खर्चा हो रहा है 1 लाख रुपए। दिस प्रोसेस और दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ईएमआई नहीं होती। अब होता क्या है, आपका परिवार बोलेगा, आपके दोस्त क्या बोलेंगे, थोड़ा स्ट्रेच मार ले, थोड़ा स्ट्रेच मार ले यार, 50% ईएमआई कर ले। आप भी कर ले तो ताड़ में आ गया यार, थोड़ा सा महंगा कर लेते हैं यार, वो ऑफिस के पास है यार, इसमें आधा बेडरूम ज़्यादा है यार, ठीक है, वो फ्लैट एक ही बार तो लेना है। हाँ, एक ही बार ले लेंगे, अभी थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं। फिर वो फ्लैट वाला बता देता है, सर देखो आपके सपनों का घर, आपका बच्चा यहाँ खेल रहा होगा, यहाँ ड्राइंग बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा, यू आर इन ऑल इन, ओके। अब आप चले गए, आपने सोचा ठीक है यार, मैंने सोचा था कि मेरी ईएमआई ना सैलरी का 35% होनी चाहिए, सुन लिया था संजय सर को कहीं पे, पर ना यार थोड़ा स्ट्रेच मार लेते हैं तो 50% कर लेते हैं, तो मार लिया जी स्ट्रेच। अब आप घर के अंदर घुसे, जो बची हुई चीज़ें जोड़ी, तो आपकी इनकम का वो 70% बन गया। अब क्या 30% में लाइफ को एंजॉय कर पाओगे? कैसे एंजॉय करोगे जब आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप अब 70% बन चुका है? तो 30% में आप क्या ही कर लोगे? अब आपको महंगा ट्रिप करना है, बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है, एक्सपीरियंसेस करना है, फिर आप क्या करोगे? फिर फर्दर उधार लोगे। कौन सा लोगे? पर्सनल लोन लोगे 16% पे, फिर वो चुकाने बैठोगे। तो यार ये साइकिल तो जिंदगी भर चलता रहेगा फिर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आपका घर का, आपका 40% इनकम से नीचे रख लो। टोटल ईएमआईज जितनी है जिंदगी भर की, उसको 50% से नीचे रख लो। मैं कहता हूं रोज जाके घर खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें क्या करना है, आप अच्छी जिंदगी जियो। मतलब होम लोन, पर्सनल लोन, ये लोन, वो लोन, कार लोन, सब मिला के 50% होना चाहिए। देखो मैं ना इसको स्लेवरी मीटर कहता हूँ। स्लेवरी समझते हो ना? हाँ बिल्कुल समझते ठीक है हैं ना। हम हिंदुस्तान से 1947 के बाद ही हम स्लेवरी उसके पहले भी थे, हाँ। उसके पहले भी थे, और आज भी हैं। बस आज हमारा मालिक बदल गया, उस मालिक का नाम हो गया बैंक ईएमआई, ये हो गया।
तो आप समझो आपकी तनख्वाह 30,000, आपकी EMI 15,000, उदाहरण दे रहा हूँ, 15,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 30 डेज, कितना हो गया? 15 डेज हो गया। आप 15 दिन बैंक के नौकर हो। मैं ऐसे ही समझाता हूं ताकि दिल में ना, दिल किलस जाए आदमी का। आप बैंक के नौकर हो, आप अपना नंबर निकाल लो, आप कितने दिन बैंक की नौकरी कर रहे हो। इसको हम स्लेवरी मीटर कहते हैं। व्हाट इज योर स्लेवरी मीटर? व्हाट इज योर स्लेवरी इंडेक्स? -0। और महीना होता है 25 दिन का, हाँ, क्योंकि 25 को सब खत्म हो जाता है। पर चलो हम रैशनलाइज कर लेते हैं एक बार, 30 डेज पे कर लेते हैं। आपकी इनकम भी 30 डेज, आपका EMI भी 30 डेज, चलो नो प्रॉब्लम। तो आप जी इतने दिन बैंक के स्लेव हो, और जितने दिन आप बैंक के स्लेव हो उतना ही डिफिकल्ट है आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना। देखो पूरी दुनिया चाहती है आप उस चक्रव्यूह में चले जाओ, पूरी दुनिया चलती इसलिए। बैंक, मैं तो बहुत एक बार इसमें एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने एक बहुत अच्छी बात करी थी। बोले घर क्यों बने पता है? घर का सपना, घर होना चाहिए अपना, क्यों बने? क्यों? क्योंकि बैंकों को लोन देना था। गाड़ियां क्यों बनी? क्योंकि बैंकों को लोन देना था। तो बैंक को तो प्रोडक्ट चाहिए ना। आज देखो एक रिसर्च हुई करीबन 6,000 लोगों पे कि पर्सनल लोन का सबसे बड़ा यूज कहां हो रहा है। अगर हमारे पेरेंट्स ये यूज सुन लेना तो चप्पल से मारे हमें, लिटरली। और वो यूज है ट्रैवल। लोग वेकेशन कर रहे हैं, लीजर कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं उधार लेके। आप सोच रहे हो, मतलब आप समझ सकते हो अपने फादर को जाके आप बोलिए अभिषेक जी कि मैंने एक 10 लाख रुपए का उधार लिया क्योंकि मैं यूरोप का ट्रिप मारना चाहता हूं और मैं EMI में दूंगा। क्या होगा आपका हशर? अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो नहीं होगा। तो आप प्लीज अपने स्लेवरी मीटर को कम कीजिए, क्योंकि जितना आपका स्लेवरी मीटर कम होगा उतना जल्दी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। आप कंपाउंडिंग आपके फेवर में वर्क करेगी, और जब कंपाउंडिंग आपके फेवर में वर्क करती है फिर वो मैजिक कर देती है। ठीक है, तो अब इस मीटर को कम कैसे करें? एक तो लोन्स जी, जो भी आपके 2, 3, 4 साल बचे हैं उसको फ्री करा जाए पहले। अब तो जो है वो है, अब तो करना ही है, लेकिन जल्दी से जल्दी फ्री करें। और लोन खत्म होने से पहले भी ना एक मैसेज आता है बैंक से कि टॉपअप चाहिए। टॉपअप चाहिए क्या आपको? उनका काम है सर। आपको अब कम रेट पे मिल जाएगा। बिल्कुल। आपके पास एक गाड़ी है ना सर, जो अभी आपने लास्ट ईयर ली थी, उस पर भी आपको लोन मिल जाएगा। हाँ, आपने पूरी EMI भर दी है, अब तो वो फ्री हो गई है। नहीं नहीं, पूरी EMI की भी जरूरत नहीं सर। आपके पास गाड़ी है, उस गाड़ी पे आपको लोन दे रहे हैं, आप EMI भर रहे हो गाड़ी की। बैंक का बस चले ना, आपके वार्डरोब के पड़े हुए कपड़ों पे भी लोन दे दे। हो सकता है। हाँ, कि भाई आपके वार्डरोब में खासकर लड़कियों के केस में तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, हाँ, क्योंकि उनके पास इतना सामान होता है, कोलैटरल बहुत है। कोलैटरल बहुत है। तो वो भैया पता चला कि कोई लड़की को बोला यार आप एक काम करो, आपके यहाँ जितनी ड्रेस है वो हमारे यहाँ कोलैटरलाइज कर दो और हमारे को हमसे 1 लाख रुपए ले जाओ। ये भी पॉसिबल है बैंक का। तो वी दे आर डूइंग देयर जॉब, वी शुड डू आवर्स। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना करें। लेकिन एक चीज़ और भी है ना, आप इंश्योरेंस लेते हो या आप अभी तो वो सब हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, या आप बैंक में कुछ पैसा रखवाते हो, तो ये भी एक चीज़ है कि एजेंट का जो कमीशन है वो आपके अमाउंट का कई बार 40% और 50% भी होता है। बिल्कुल होता है। तो वो कहाँ से आता है? सर देखो, मैं ना बहुत सिंपल एक बात बताता हूँ। देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। फाइनेंस का एक सिंपल रूल है, डिनर भी नहीं है फ्री, ना लंच है, कुछ भी फ्री नहीं है। जो कट रहा है आपका कट रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है। तब किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, बट जो कट रहा है आपका कट रहा है। आप ही के पैसे से घूम के आप ही के पैसे कट के फिर आप ही के कुछ काम लग रहे हैं। और इससे बचने का एक तरीका बता देता हूँ। जो प्रोडक्ट बैंक सामने से फोन करके बेचे वो कभी मत खरीदना, क्योंकि उसमें आपका फायदा कम, उसका फायदा ज्यादा। आप मुझे बताओ, आप अगर मुझे कुछ बेचोगे तो उसमें फायदा आपका ज्यादा होगा, तभी तो आप मेरे को बेचने के लिए फोन करोगे ना। फोन कर रहे हो, एफर्ट मार रहे हो, एक कॉल सेंटर बना के बैठे हो आप, ठीक है, प्रोसेस चला रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लोन चाहिए कि लोन मेरे को दे दो, एक कोई प्रोडक्ट मेरे को बेच दो। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सामने से फोन कर रहा है कि ये चीज आप ले लो, तो वो आपके फायदे की कैसे होगी? वो उसके फायदे की होगी। तो ये बड़ा सिंपल रूल बना लो, अगर बैंक आपको सामने से फोन करके कोई चीज बेच रहा है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेच रहा है, तो वो आपके फायदे के लिए तो है नहीं, वो उनके फायदे के लिए। वो डेफिनेटली रैपर चढ़ाएंगे आपको, आपका फायदा दिखा देंगे, उनका काम है वो। बट दैट इज नॉट फॉर योर बेनिफिट, दैट्स फॉर देयर बेनिफिट। हाँ, ये हो सकता है यूज केस आपके लिए हो रहा है, तो बहुत सोच समझ के पूरा इवेल्युएट करके, राइट क्वेश्चनिंग करके उसके बाद लीजिए। व्हाट इज दैट राइट क्वेश्चनिंग? राइट क्वेश्चनिंग, अपनी सूटेबिलिटी देखिए। अभी रिसेंटली आपको बताता हूँ, और मेरे को तो बहुत मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, पर्सनल ईमेल पे, कि सर हम बैंक में गए और उन्होंने हमारे को, मेरी मदर इन लॉ फॉर एग्जांपल 65 की थी, वो बैंक रिलेशनशिप मैनेजर बहुत टाइम से जानता था, उसने देख लिया मदर इन लॉ के पास 1 करोड़ की FD पड़ी है, तो उसने 1 करोड़ की पॉलिसी दे दी उनको। अब क्या वो पॉलिसी
65-year-old लेडी के लिए सूटेबल थी? उनका पैसा ब्लॉक हो गया, और किस लालच में ब्लॉक हो गया कि आपको हम 6% टैक्स फ्री रिटर्न्स देंगे साल का। तो ये तो सूटेबल नहीं हुआ ना प्रोडक्ट। पर अगर आपने प्रश्न नहीं पूछा और सामने वाले के प्रॉमिस पे कर लिया, तो भाई गलती आपकी है, बायर भी वेयर है। पर अब इस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत कड़क लॉ लेके आ गए यही कि पूछना हर बैंक को सूटेबिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट रेकमेंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप अपने, फॉर एग्जांपल आपकी मदर गई ब्रांच में, अब वो वल्नरेबल है यार, एज हो गई है, उनको फाइनेंस के बारे में नहीं पता, पर उनके अकाउंट में है 20-25 लाख रुपए बहुत सालों से जमा करे उन्होंने। तो ऐसा नहीं कि अब आप कोई भी प्रोडक्ट चिपका दोगे उनको, पहले यही हो रहा था, अब नहीं हो सकता। अब 30 दिन का फ्री लुक पीरियड है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट आपकी मदर के लिए क्यों सूटेबल है। ऑब्जेक्शन आप रेज कर सकते हो, तो ये होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं चलो ये नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अच्छा काम कर रहा है, वो फाइंड आउट करता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर उसके सोल्यूशन लेता है, पर एज अ कंज्यूमर भाई हम भिंडी टमाटर आलू प्याज लेने जाते हैं तो 4 बार पूछ लेते हैं, भाव चेक कर लेते हैं, सड़ा हुआ है, ठीक है, फ्रेश है। तो आप यहाँ लाखों रुपए का डिसीजन ले रहे हो और बिना सोचे समझे किसी के कहने पर ले लेते हो। अवॉइड दैट, कंप्लीटली अवॉइड दैट। वो प्रोडक्ट आपके फेवर का नहीं हो सकता जहां बैंक का कमीशन ज्यादा, जब बैंक पुश करते हैं। मेरे साथ भी हुआ था ये। मेरे डैड इज नो मोर, सो उनके पास कुछ सरप्लस था, कुछ उनको मंथली आता था रेंट वेंट, तो उन्होंने एक पॉलिसी ले ली। और वो पड़ोस में रहते हैं ना, कोई हाँ, आ गए जी अंकल जी, संडे को सुबह 11 बजे पहुंच गए। सुबह आ गए अंकल जी, आपसे बात करनी थी। वो तो एक हिमांशु जी थे हमारे वहाँ, तो वो आए और बैठ गए पापा के साथ। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा बिकॉज इट्स हिज मनी, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरवीन ऑब्वियसली करना नहीं चाहता। तो उन्होंने बोला कि मैंने अपनी पॉलिसी करा ली है, और अगर 8 साल में मुझे कुछ होता है तो इसको, एकलव्य को, मेरे बेटे को इतना पैसा मिलेगा। तो उन्होंने कर लिया। अब 4 years लेटर ही पास्ड अवे। सो आई कॉल्ड मिस्टर हिमांशु, हिमांशु जी क्या हुआ? हाँ हाँ बस अभी करवा रहा हूँ, अभी हो जाएगा। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। आई वेंट टू द ब्रांच, आई केम टू नो कि वो पॉलिसी उनकी नहीं है, वो मेरे बेटे की है। पेरेंट्स ने बोला ना कि मैं अपने पोते के नाम करना चाहता हूँ, तो हिमांशु जी ने बढ़िया पॉलिसी बेटे के नाम की करके उनसे साइन वाइन करवा के सब करवा लिया। एंड द मैजिक इज दैट वी नेवर गॉट द पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑल्सो, बिकॉज आई डिडंट आस्क, माई फॉल्ट ऑल्सो, आई शुड हैव स्पोकन टू हिम। मुझे लगा कर रहे हैं कुछ अपने पैसे के साथ, तो वो पैसा Lock in हो गया। वो बैंक में पड़ा है। लॉक हो गया। आई कैन नॉट पे द प्रीमियम नाउ बिकॉज ही इज़ नो मोर। उनके अकाउंट से आ रहा था, वो भी फ्रॉड हो जाएगा अगर मैं उनकी जगह प्रीमियम भरने लग जाऊँ। और पैसा मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि वो एकलव्य मैच्योर होगा तो उसको, हाँ, लॉक्ड है वो। तो वो मिलेगा। तो वो जितना पैसा वहाँ रखा था, गुड अमाउंट, नाउ इट्स केप्ट देयर, एंड यू कांट एक्सेस इट। आई कांट एक्सेस। देखिए ना, तो वो ये तो मैं आप बीती आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो बहुत सारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों का भला करने के लिए पैसे थ्रो अवे भी कर सकते हैं। एक्चुअली इमोशन बहुत चलता है ना। आप ही वो हिमांशु जी आ गए, कुछ ग्रैंडसन के लिए ये ना हो जाए, कल को ऐसे ना हो जाए, अगर आपके बेटे ने ठीक से पैसा मैनेज नहीं किया तो आपके ग्रैंडसन की पढ़ाई डामाडोल हो सकती है। मतलब कितना अगर फियर दिखाने को, इतने सिनेरियोज हैं हमारे यहाँ फियर दिखाने के लिए जिसका हिसाब नहीं है। और एक फियर का सिनेरियो आपके साथ कनेक्ट कर गया तो वहीं चेक साइन हो गया। क्या सजेशन है ऐसे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जो जिनके पास सरप्लस है और जो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या जिनको कुछ भी इनकम आ रहा है और वो जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए या चिल्ड्रन के लिए कुछ पैसा छोड़ के जाना चाहते हैं, आप क्या सुझाव देते हो उनको? 2 सुझाव देता हूं। पहला, याद रखिए, ट्रस्ट बट वेरीफाई। ट्रस्ट बट वेरीफाई। अगर कोई हिमांशु जी आपको आके कह रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी है, आप ट्रस्ट कर लो क्योंकि हो सकता है वो आपके साथ वाले हैं, पर एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लो। अब स्टेप 2 आता है, वेरीफाई कैसे करें? जिस तरीके से आप सब्जी खरीदने जाते हो तो 3 वेंडर से मिल लेते हो ना, इसकी ठेले पे भी चले जाते हो, इसके ठेले पे भी चले जाते हो, उसके ठेले पे भी चले जाते हो, तो 3 ठेलों पे चले जाओ जब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बिकते हैं। फाइनेंशियल भी तो प्रोडक्ट्स ही हैं। अब वो ठेले थोड़े हमारे सुंदर हैं, डिजिटल हैं, ऑफिसेज हैं, तो आप 3 ठेलों पे चले जाओ, बात कर लो। एक ठेले वाला दूसरे को बोले, सर ये तो कल वाले बेच रहे हैं, खराब है, मेरे पास है फ्रेश। फिर तीसरा वाला, सर ये दोनों ही परसों वाले बेच रहे हैं। तो क्या होता है, जब तक आप राइट क्वेश्चनिंग नहीं करोगे, 3 लोगों से नहीं मिलोगे, वही आपको समझा देगा क्या क्वेश्चन करना है। सर अगली बार वो आए ना आपके पास, आप ये बात पूछना, ये बात पूछना। मैंने एक बड़े अच्छे इंश्योरेंस के ब्रोकर से मिला,
तो यूलिप पॉलिसी कहते हैं इसे, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज, या फिर जहां लंबी अवधि तक आप पैसा डालते हो, रुक जाता है, फिर आपको धीरे धीरे मिलता है। तो बोलता है, मैंने बोला सर आप बेचने जाते हो तो क्या वो रेड फ्लैग है कि अगर व्यक्ति आपको बोले तो आप समझ जाते हो ये खरीदने नहीं वाला? तो बोलता है कि हम अगर बेचने जाएं यूलिप और उसका सब कुछ समझाए और घर में कोई ये पूछ ले कि इस पॉलिसी का IRR क्या है, तो हम बोलते हैं पड़ी हुई चाय छोड़ के निकल आते हैं, हमें पता है टाइम वेस्ट होने वाला है, कोई खरीदने तो वाला नहीं है। What is IRR? IRR is the internal rate of return of that policy, which means कि जिस तरीके से आप पैसा समय के बेसिस पे डाल रहे हो, आपको कितना रिटर्न बनने वाला है। अगर वो रिटर्न 5 और वो रिटर्न होता है 4 से 5% के बीच में साल का। तो ये जो 4 या 5% है सिर्फ, तो ये तो आप अगर बैंक में वैसे भी पैसा रखा रहे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, पर उनको कमीशन नहीं बनेगा ना। कितना परसेंट कमीशन बन जाता है? Anywhere between 15% to 35% of the first premium. दिस इज लेजिटिमेटली। हाँ, ऑफिशियली मिलता है, ये तो इसमें तो कोई हिडन बात ही नहीं है। So, देखिए, अगर आप 1 लाख रुपया दे रहे हो तो उनको 15 से 35,000 रुपए के बीच में बन तो सकता है। शायद वो आपसे 35,000 या 15,000 रुपया 15, हाँ, इस रेंज में कमा रहे होंगे। फिर उसके बाद ट्रेल मिलेगा ना। अगर आपकी पॉलिसी में 6 प्रीमियम है तो 6 के 6 प्रीमियम में उनको पैसा मिलेगा। पहली वाले में ज्यादा मिलेगा, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी में थोड़ा कम मिलेगा, पर मिलेगा ट्रेल कमिशन उनको। सो गुड ना, वी आर डूइंग सोशल वर्क आल्सो। आप ठीक है, अगर आपको अपना घर जला के दूसरों को आग देने में मजा आ रहा है तो बी माय गेस्ट। वाह, मतलब अगर आप किसी को 35,000 रुपये दे रहे हो अपने हार्ड एंड मनी का, तो आपकी मर्जी। आई एम वेरी हैप्पी टू सी सच काइंड ऑफ पीपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेट। जो आपके बच्चे जब जा रहे हैं और वो बेचारे फंस गए, उनके पैसे नहीं बन रहे, बट आपको हिमांशु जी की पड़ी हुई है कि हिमांशु जी का घर चलना चाहिए। कोई बात नहीं, हिमांशु जी खुश रहो, काम जहाँ भी हो आप। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने अभी अभी जॉब शुरू की है, मेरी उम्र 20 साल है, 21 साल है। मैंने जॉब शुरू कर दी है, मेरे हाथ में आने लग गए 25,000 रुपये, जो कि एक डिसेंट अमाउंट। अभी भी एवरेज सैलरी जो हमारे देश की है 15 से 20,000 रुपये के बीच में है, तो 25 मान लेते हैं। तो 25,000 रुपये मेरे पास आ रहे हैं। कितने की मुझे SIP आज से करनी चाहिए? SIP अभी करनी नहीं चाहिए पहली सैलरी से। नहीं करनी चाहिए? अभी नहीं करनी। कैसे करना, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। पहले तो 25,000 में से एक ऐसा नंबर माइनस कर दो जो आप सोचो आपका है ही नहीं, चाहे वो 500 रुपये, चाहे 1,000 रुपये, चाहे 1,500 रुपये, चाहे 2,000, जो आपको सही लगता है। आपको लगता है जी मैं 1,000 रुपये तो माइनस कर ही सकता हूँ, तो मन को बोल दो भाई 25,000 सैलरी है ही नहीं जी, 24,000 है। ठीक है, अब अपने आप आपकी चीजें 24,000 में फिट होनी चालू होंगी। कोशिश करिए सबसे पहले आपका इमरजेंसी फंड बने, क्योंकि हमारे यहाँ 70 से 80% लोगों का इमरजेंसी फंड नहीं है। तो आपके जो 6 महीने के खर्चे, मैं मानता हूँ 25,000 आप कमा रहे हैं, तो हो सकता है आपके खर्चे 15,000, 12 से 15,000 के रेंज में होंगे। तो अगर आपके 15,000 के खर्चे हैं तो आपको पहले 1 लाख रुपए की आपके पास FD तो हो। तो आप पहले FD बिल्ड करिए 1 लाख रुपए की, ताकि आपके खर्चे 6 महीने के खर्चे आपके जेब में हो जाए। लोग मुझसे पूछते हैं सर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कितने करोड़ रुपए चाहिए? मैंने करोड़ नहीं चाहिए, पहले 6 महीने की FD चाहिए। है क्या? 6 महीने ऑफ योर सैलरी, 6 महीने ऑफ योर एक्सपेंस, एक्सपेंस, नॉट सैलरी, एक्सपेंस। जो भी आपका एक्सपेंस है उसका आपके पास एक जो आप बोल दो कि 50% होना चाहिए तुम्हारी सैलरी का। मतलब 50%, क्योंकि छोटी Healthy। सैलरी है वैसे अभी, तो मैं मानता हूँ कि 50-55% खर्चा हो जाएगा, क्योंकि कुछ फिक्स्ड ऐसी चीजें हैं जो परसेंटेज टर्म्स पे वेरी नहीं कर सकती। अब मैं कहूँ कि आपको 10% रेंट के अंदर अंदर रहना है, 25,000 वाला 2,500 रुपये रेंट में कहाँ रहेगा दिल्ली जैसी जगह में? तो मुझे पता है वो बेचारा वहाँ पे 6-7 हज़ार रुपये खर्च कर देगा, पर अब वो मजबूरी है, वो बिग सिटी में है तो उसको वो एक्सपेंस लेना ही पड़ेगा। वो कहीं और कट कॉर्नर्स करेगा, स्विगी जोमेटो कम करेगा, पैदल चला जाएगा, मेट्रो का पास ले लेगा, वो सब फिर उसको मैनेज करना पड़ेगा। बट जो रेंट है वो देना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो कम हो ही नहीं सकती, फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड ही रहेंगी। तो आपने पहले अपना इमरजेंसी फंड भरा। और मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, इमरजेंसी फंड आपको लॉस ऑफ इनकम से बचाता है। कल को आपकी इनकम लॉस हो गई, जॉब चला गया, आपके पास मतलब अब आपके पास कोई सोर्स ही नहीं बचा इनकम का, तो एक 6 महीने का इनफ टाइम होता है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का, फिगर आउट करने के लिए। 6 महीने बहुत होता है फिर से खड़े होने का, फिर से वापस खड़े होने के लिए 6 महीने इज मोर देन इनफ, आई बिलीव दैट। अगर आप उतने में भी नहीं कर पा रहे तो फिर आप निठल्ले हो, मतलब लेट्स पुट इट दैट वे। और अगर आपको लगता है आप निठल्ले हो तो 6 की जगह फिर 12 महीने का बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके टू नो योरसेल्फ वेल, ठीक है। अगर आपको लगता नहीं मैं तो बहुत तेज हूँ, 3 महीने में कर लूंगा तो 3 महीने। अब देखो कोविड जैसा समय जो था, मतलब विच वाज द पीक डिफिकल्ट टाइम ऑफ आवर एरा, हमारे जिंदगी में हमने उससे ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम नहीं देखा। उसमें भी 2-3 महीने में यू वर बैक अगेन टू योर फीट। अगर किसी की नौकरी गई थी, तनख्वाह बंद हो गई थी, फरलो हो गया था, तो 2-3 महीने के अंदर वो वापस आ गया था। और यू फिगर्ड आउट अ वे, यू फिगर्ड आउट अ वे, यू लर्नड, यू गॉट अ न्यू स्किल। शायद आप नहीं गए नौकरी पे वापस, आप कुछ और करने लगे, आपने कुछ और बिजनेस चालू कर दिया, तो 2-3 महीने में आप कुछ ना कुछ फिगर आउट कर चुके थे। गुड इनफ टाइम 2-3 मंथ्स। बट चलो आप 6 महीना करते हो तो आप बहुत जबरदस्त सेफ्टी ले आते हो अपने लिए। तो पहली चीज जो करनी है वो आपको करनी है
इमरजेंसी फंड डेवलप करना है। मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा है वो इस टाइम पे आपके लिए। वो 10 करोड़ की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी आपके लिए वो 6 महीने के इमरजेंसी फंड की वैल्यू। लेकिन अब ये है ना कि आप किस चीज़ को इमरजेंसी समझते हो? क्या आप आईफोन का नया अपग्रेड आ गया उसको इमरजेंसी में गिनते हो? क्या आप जो पड़ोसी ने गाड़ी ले ली है उसको भी इमरजेंसी में गिनते हो? अब तो यार इज्जत पे बात आ गई, इमरजेंसी। तो इमरजेंसी को भी डिफाइन करो आप, इमरजेंसी को डिफाइन करें, इमरजेंसी क्योंकि इमरजेंसी के अपने अपने मायने हैं। नहीं, इमरजेंसी फंड का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके रोजमर्रा के जो बेसिक खर्चे हैं जो आपको जीवन चलाने के लिए चाहिए। जैसे घर में जब पुराने समय में बिजली जाती थी तो आप एसी तो चलाते नहीं थे भाई, चला ही नहीं सकते थे। आप क्या करते थे यार, 2 बिजली चल जाए, एक फैन चल जाए, सो तो जाएंगे ठीक से। ये इमरजेंसी फंड है। पंखा बंद हो जाता था, हाँ, अभी कोई एसी बंद हो जाता था तो आप फिर बोलते थे यार कुछ इतना एक कितने का ट्रांसफार्मर ले लो या जनरेटर ले लो कि 2 बिजली, एक फैन और एक फ्रिज चलता एक तो है। ये 90s में जो बच्चे बड़े हुए हैं ना उनसे I बात think मैं करके relate ही नहीं कर इतना पाऊंगा। मजा आता है यार। पर जेंजी रिलेट कर पाएगा कि कोई नहीं वो नहीं पता relate कर रहा, ये जितने बैठे हैं यहाँ पे किसी को नहीं पता हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें मजा आ रहा है। हमें बड़ा मजा आ रहा है Wow. क्योंकि बिजली जाती हुई हमने हाँ, देखी है ना। देखिए अब तो जाती नहीं बिजली, बहुत कम जाती है, बहुत कम, वो जाती है बट कम, बहुत कम बहुत जाती है। कम। अब तो जनरेटर्स भी लगे हुए हैं ना हाँ, सोसाइटीज मतलब में, यू आर फटाफट वेल से। बैक्ड अप, हाँ, well backed up। कल को अगर आपको आपकी इनकम चली जाए और आपको अपनी लाइफ को एक जैसे आपकी बैटरी खत्म हो जाती है फोन की तो आप एक वो पावर सेवर मोड डाल देते हो जिसमें बहुत सारी एप्स काम करनी बंद कर जाती है। तो इसी तरीके से ये पावर सेवर मोड आ जाता है फिर आपका, कि आप समझिए अगर आपका 20,000 का खर्चा होता है, उस 20,000 में 4,000 आपका स्विगी जोमेटो का बिल है, तो वो 4,000 आपको जीरो करना पड़ेगा। तो वो आपको पावर सेविंग मोड में जाना पड़ेगा अपने, और वो पावर सेविंग मोड में जाने के बाद आपके पास इनफ बैटरी होनी चाहिए ताकि आप घर पहुंच सको, चार्जर तक पहुंच सको। तो चार्जर तक पहुंचना 6 महीने का टाइम आप पकड़ लो और पावर सेवर मोड लगा दो कि जो भी वो अनाज फना उल्टे पुल्टे खर्चे हो रहे हैं भाई वो कम करना है जब ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो। उससे पहले अपना बस फंड डेवलप कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी लोगों की अगर वो आपके सिर्फ पास emergency 6 महीने का इमरजेंसी बिल्कुल। बहुत अंडररेट करेंगे लोग, बोलेंगे अरे सर ये क्या बड़ी बात हो गई 6 महीने का। मैं बता रहा हूँ आज भी हमारे 100 व्यूअर में से 80 व्यूअर्स के पास नहीं होगा। कमेंट में मेरे को बता देना कि 6 महीने की शांति से एफडी साइड में पड़ी हुई है क्या, नहीं होगी, बहुत कम चांस है। सेकंड प्रॉब्लम जो होती है, लॉस ऑफ इनकम इज योर फर्स्ट रिस्क, लॉस ऑफ हेल्थ इज योर सेकंड रिस्क। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। तो आपने जॉब चालू करी तो पहला फोन आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस वाले को करो। चाहे आप ऑनलाइन जाते हो तो बहुत सारे पोर्टल्स है, डिट्टो है, पॉलिसी बाजार है, ये है वो है, किसी पे भी जाओ वही तीन दुकानों पे जाओ, सब जगह सब्जी का रेट हाँ, सबका रेट पता करो, कौन सी अच्छी सब्जी, कौन सी खराब सब्जी है, कौन सी टेस्टी है, कौन सी सीजन की है, सब पता करो अच्छे से, फिर डिसीजन लो। पर हेल्थ इंश्योरेंस मिनिमम 10 लाख रुपए की कवर की बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ भी नहीं है 10 लाख रुपए। मैं बता रहा हूँ When लोगों you go to a hospital ना 10 लाख से तो बात शुरू होती है। तो हम कह रहे चलो 10 लाख ही कर लो, मतलब बात शुरू करने वाले तो बनो। आप क्योंकि लोग क्या करते हैं, सर मेरे ऑफिस ने दे दिया, ऑफिस ने दिया 5 लाख का दे दिया, 5 लाख का दे दिया। अच्छा आप नए ज्वाइन करते हो तो 5 लाख भी नहीं देते, 2 लाख का देते हैं। हाँ। अच्छा ऑफिस में 10,000 लोग हैं, 10,000 लोगों की हेल्थ समस्या सेम है क्या? अभिषेक की हेल्थ समस्या, संजय की हेल्थ समस्या सेम है क्या? तो जब सेम हमारी हेल्थ समस्या नहीं है तो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कैसे सेम हो सकता है? एवरीथिंग इज इन फाइनेंस हैज टू बी एज पर यू। यू आर द कोर पर्सन जिसके अराउंड फाइनेंस चल रहा है। आप ये क्यों सोच रहे हो बस 10,000 लोगों की कंपनी है, सबके लिए सेम ही उठा के डाल दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया तो मेरे लिए भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी है, मतलब शी गॉट मैरिड नाउ, लेट्स से शी इज ड्यू, तो उसकी हेल्थ इंश्योरेंस एक मेल के हेल्थ इंश्योरेंस से सेम कैसे हो सकती है? तो आपको इंडिविजुअली आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि अगर ब्लैंकेट कवर है भी तो अगर आपको फूड पॉइजनिंग होती है ना जो 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाने वाली है, आपके 2 लाख रुपए उसके लिए भी कम पड़ेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। If you go to a Max or a Fortis thinking that you have insurance, and this is not just a problem of working professionals. I have seen this case. I went to a hospital with a friend. He was not well, and we took him to hospital. And there was this laborer over there. वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं और पेंट करते हैं। हमारी ऑफिस की एक बिल्डिंग है जिसमें कई सारे ऑफिस हैं, तो उस वहाँ से वो गिर गए थे। ओह ठीक है, उनको चोट लगी पैर में, तो वो हॉस्पिटल चले गए, बड़े हॉस्पिटल में, अब मैं नाम नहीं लेता हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ टेस्ट किए उनके और कुछ 70-80 हज़ार रुपये का बिल हो गया और उनको बोल दिया कि आपकी ये सर्जरी होगी, इसमें आपके 4 लाख रुपए लगेंगे। अब उसका इंश्योरेंस 1 लाख रुपए का था, मर गया। तो आई हैड टू स्पेंड 2 hours फाइटिंग विद द हॉस्पिटल फॉर समबडी हु हैड नो आइडिया। उसको तो कंपनी वाले ने या ठेकेदार ने बोला था कि भाई अगर तू गिरेगा, चोट लगी, अरे तेरा इंश्योरेंस है, चिंता मत कर। वो तो फटाफट से ले गया। वो कह रहा भैया मैं तो सरकारी अस्पताल चला जाता इससे अच्छा।
इससे अच्छा तो मेरी टांग टूटी ही रह टांग जाती है। टूट सही कह तो रहे हो। नहीं, इट इज Sometimes yeah, people prefer death and these kind of things over living. एंड ऐसा हो जाता ट्रस्ट है। यू मी, कितना भी अच्छा कलर पहले हो हॉस्पिटल की दीवार का, वो आपको डिस्काउंट नहीं देगा। नहीं नहीं, वहाँ डिस्काउंट नहीं मिलता। वहाँ स्विगी जोमेटो का कोड भी नहीं चलता। कोड भी नहीं चलता कुछ कोई। नहीं चलता वहाँ पे। तो हेल्थ इंश्योरेंस आप लीजिए, 10 लाख रुपए It's की a मिनिमम must. लीजिए। और जब अगर कल को कोई हेल्थ आपदा आ जाए तो सबसे पहले ऑफिस का हेल्थ इंश्योरेंस यूज़ कीजिए, अपना मत यूज़ कीजिए। बाद में अगर कमी पड़े तो अपना यूज़ करिए। तो ये इस तरीके से आप अगर सिस्टम बनाएंगे तो एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस आप ले पाएंगे। एंड अगर आप फैमिली के साथ हैं, बच्चे हैं, तो फैमिली फ्लोटर लीजिए। अच्छा, फैमिली फ्लोटर है तो एटलीस्ट 25 लाख का कवर लीजिए, ताकि आप हर चीज़ से कवर्ड हो। और हर चीज़ एकदम खुले दिल की लीजिए, ठीक है। और भगवान से उसके बाद प्रे करिए कि कोई भी चीज़ यूज़ ना हो, यूज नाउ। ठीक है। यू डोंट बाय इंश्योरेंस सो दैट यू कैन फॉल इल, यू बाय इंश्योरेंस सो दैट इफ यू फॉल इल यू डोंट गो बैंकरप्ट। बस इसी के लिए इंश्योरेंस है। ये जीने का हफ्ता दे रहे हैं हम। हफ्ता होता है ना, वो जैसे आपको देना पड़ता है काफ़ी जगहों पे भाई लोगों को हफ्ता है कि भाई तेरी दुकान ठीक चलनी चाहिए, तो अपनी दुकान ठीक चले उसके लिए ये हफ्ता है। तो बहुत चुपचाप जरूरी- दो और बहुत मज़े से जरूरी है, रहो। बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये हफ्ता देना जरूरी है। एक तीसरा पॉइंट, तीसरा है आपका टर्म इंश्योरेंस। अभी तक हमने बहुत चर्चा करी प्लान्स की जहाँ पैसे वापस मिलते हैं। एक्चुअली अब प्लान्स बनाने वालों की गलती क्या है? अब कोई भी आप बंदे के पास जाओ, बोलो भाई तेरी लाइफ इंश्योरेंस करेंगे, तो सुनेगा 15 मिनट सुनेगा, उसके बाद बोलेगा अगर मैं जी गया तो मैं बोलता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मरने के लिए इंश्योरेंस ली थी, आपने इंश्योरेंस ली थी। अगर आप मर गए तो भाई परिवार की लाइबिलिटीज टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। टर्म इंश्योरेंस की बात कर। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं जी गया तो ये तो मतलब कोई इररिलेवेंट क्वेश्चन है। यू शुड बी हैप्पी योर लाइफ। तो आपको इंश्योरेंस कभी भी ना इन्वेस्टमेंट की तरह मत लो। एक मैं कुल्फी की दुकान है बड़ी अच्छी, इंश्योरेंस से आप कुल्फी पे कैसे आए? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे को इंश्योरेंस सिखाया है। उसकी एक लाइन ने लिखा हुआ था, वो लाइन ने मेरे को इंश्योरेंस सिखा दी। वाह। ठीक है। एक कुरेमल कुल्फी है, सीपी में बड़ी फेमस है, बहुत जगहों पे सीपी वाला मैं जाता हूँ, तो वहाँ लिखा हुआ था कुल्फी आइसक्रीम नहीं होती, कुल्फी कुल्फी होती है, आइसक्रीम आइसक्रीम होती है। तो इसी तरीके से इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इंश्योरेंस इंश्योरेंस होता है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। जब तक आप दोनों को मिक्स करोगे तो फिर आप गलत चीज़ खाओगे। अगर आप इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह लो, इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह लो। इंश्योरेंस आप सही रहो उसके लिए एक हफ्ता दे रहे हो, और वो देना पड़ेगा, देना चाहिए। और देना चाहिए, खुशी से देना चाहिए, पॉजिटिव आउटलुक से देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि दिया तो बीमार हो जाऊं, दिया तो पक्का मर जाऊं, ये वाला सोच नहीं होना चाहिए आपका। यू शुड बी नोइंग कि भाई दिस इज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर मी, ये मेरे P&L में डेबिट होगा, डेबिट होगा, ठीक है, अच्छी बात है, मेरे को सिक्योर रख रहा है, मेरे घर वालों को सिक्योर रख रहा है। हमारे यहाँ ना रिस्क मैनेजमेंट का कंसेप्ट ही नहीं है। आज भी मैं कहीं एक कॉर्पोरेट में गया था, तो मैंने पहला क्वेश्चन, मैं हर कॉर्पोरेट में जाके एक ही चीज़ पूछता हूँ, कितनों की हेल्थ इंश्योरेंस है? ट्रस्ट यू नहीं, 50% का तो मिनिमम आंसर निकलता कि नहीं है। रियली? यस, 50% बोल रहा हूँ। और जो बचे हुए 50% होते हैं उसमें से 50% अंडर इंश्योर्ड होते हैं। 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख। मतलब किसी दिन जाओ किसी हॉस्पिटल पर, मेन्यू कार्ड पढ़ो उनका, अपने आप समझ आ जाएगा भागते हुए इंश्योरेंस लोगे। सो प्लीज़ सिक्योर योर लाइफ। सीट बेल्ट पहन लो बढ़िया से, एरोप्लेन में बैठते हो पहन लेते हो, गाड़ी में बैठते हो पहन लेते हो। NCR में काफ़ी लोग नहीं पहनते, बट ठीक है, पहननी चाहिए। तो इसी तरह लाइफ NCR में तो बहुत पहनते हैं। अगर आप भोपाल इंदौर चले जाओगे तो आप बोलोगे अरे यार, मैं भोपाल रहता था, वहाँ तो बढ़िया सिस्टम है। लोग गाड़ी उल्टी चलाते हैं बिना सीट बेल्ट पहने, मतलब वाह, हाँ, इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं, इसको वहाँ तो- भगवान पे भरोसा कहते हैं। वो तो पूछ लेते क्यों हेलमेट, हाँ, क्यों? किस लिए? हम कोई मरने थोड़ना वाले हैं। भगवान पे बहुत भरोसा करते हैं, बहुत मेरे को भरोसा लगता है। है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इंश्योरेंस अवश्य लें, ये तीसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि आप अपना इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी नहीं, पहला पॉइंट है इमरजेंसी। पहला इमरजेंसी है, दूसरा फिर इंश्योरेंस। अब आपने ने क्या किया, अब आपने लाइफ को सिक्योर कर दिया, आपका बेस सेट हो गया। अब आप इन्वेस्टमेंट्स करिए, और इन्वेस्टमेंट्स करिए कि आपको लॉन्ग टर्म क्या करना है। कोई 2-3 साल बाद गाड़ी खरीदनी है, 4-5 साल बाद घर खरीदना है। देखिए, हर इन्वेस्टमेंट एक गोल के अराउंड होता है। आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, उसके लिए गोल होता है। वो गोल को डिफाइन कीजिए कि मेरे लिए गोल क्या इंपॉर्टेंट है। और गोल क्या है? लाइफ इवेंट्स है, शादी है, पढ़ाई है, गाड़ी है, घर है, बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी है, आपका खुद का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायरमेंट है, हॉलीडे होम है, इंटरनेशनल वेकेशन है। तो ये लाइफ के गोल्स हैं आपके। कोई भी गोल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, तो उसको प्लान कर लीजिए। और अगर आप उसको राइट तरीके से प्लान करेंगे तो एक लाइफ टाइम में आप एक एवरेज सैलरी के साथ भी सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और होता ही था पहले ये सब। होते थे, हाँ, पहले हुए हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें बाहर घुमाया भी है, खिलाया पिलाया भी है। कौन सी चीज़ छूटी है उनसे? तो आज अगर आप वहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो आप तो काफ़ी आगे से स्टार्ट कर रहे हो। उन्होंने तो बेचारों ने बहुत पीछे से स्टार्ट किया था।
तो आज अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो स्टार्ट विद गुड गोल बेस्ड प्लानिंग. अब तो बहुत सारे टूल्स आ गए हैं. एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग इट्स ओके. आप डॉक्टर के पास जाते हो इसी तरह कोई कंसल्टेंट के पास चले जाओ, वो आपकी हेल्प कर देगा. ठीक है, बट नहीं जी उनको फीस नहीं देनी या उनको कमीशन नहीं देना, तो आई थिंक वो गलत अप्रोच है. आपके साथ गलत ना हो ये आपको चेक करना है, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया. आपको 3 लोगों से मिलना है मिनिमम. आप 3 दुकानों पे जाओ, चेक करो, उनको लड़ाओ, वो सब आपका अधिकार है. यूर अ बायर. पर आप बोलो नहीं मैं तो जाऊंगा ही नहीं जी, मैं तो खुद ही कर लूंगा, तो देन यू विल एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक विच विल बी फार मोर, उसका रेपरकशन नंबर्स में बहुत बड़ा हो जाएगा. तो इससे अच्छा ये है कि आप अगर नहीं समझ पा रहे तो या तो सीख लो अच्छे से. सीखने की इच्छा नहीं है या टाइम नहीं है, आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे हो, नौकरी पे फोकस कर रहे हो, तो आप किसी कंसल्टेंट को दे दो, वो आपकी हेल्प कर देगा. आप सिखाते भी हैं लोगों को इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और कैसे लाइफ को बेहतर फाइनेंशियली प्लान करना है, थोड़ा सा उस बारे में बताइए. देखिए हम यही चीज़ें सिखाते हैं. मैं जो पॉडकास्ट में बोलता हूँ मैं वहाँ भी वही बोलता हूँ. ऑब्वियसली उसमें हमारे सेशंस 20-20 घंटे के होते हैं, तो हम अलग ही डीप डेप्थ में चले जाते हैं. क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे म्यूचुअल फंड को लेना चाहिए, कौन सी प्लानिंग करनी चाहिए, कहाँ पे पैसा डालना चाहिए, कहाँ नहीं डालना चाहिए, हम उस पर बहुत चर्चा करते हैं. बट उधर भी मैंने यही नोटिस किया कि जितने भी आज तक मेरे इंट्रैक्शंस हुए हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ, एक बहुत मैसिव उनको रियलाइजेशन होती है कि वो ना जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द बेस्ट. मुझे किसी ने पूछा आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या आता है, मेरे को क्वेश्चन ये आता है सर विच इज़ द बेस्ट म्यूचुअल फंड. नोबडी टिल डेट हैज आस्क्ड मी विच इज़ द राइट म्यूचुअल फंड. भले वो कुछ भी बोलो, मोदी जी की स्किन तो है बढ़िया, मतलब क्या ग्लो करते हैं वो. और इतना ट्रैवल करने के बाद, इतना बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी अगर गट हेल्थ ठीक रहता है तो मतलब डाइजेशन भी बढ़िया है. और इसके अलावा वो जो इतने बड़े बड़े फैसले लेते हैं, इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं इस एज पर, हार्ट हेल्थ भी सॉलिड ही होगा. शायद इसीलिए सबसे बड़े एडवोकेट है वो सीबकथॉर्न जूस के, क्योंकि इसके फ़ायदे ही ऐसे हैं. गट हेल्थ इंप्रूव करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, स्किन को बेटर करता है और साथ ही साथ हार्ट हेल्थ में भी मदद करता है. आज ही लिफिंथिया सीबकथॉर्न जूस घर लाइए, जो कि लेह लद्दाख से सोर्स किया जाता है. और इसके हेल्थ बेनिफिट्स की लिस्ट अगर आप एआई से भी पूछेंगे तो आपको बहुत अच्छी बताएगा. लिफिंथिया सीबकथॉर्न जूस आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से और लिफिंथिया की साइट से.